नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुख हेडलाइंस की ओर। गुजरात में गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने बनाई कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की रणनीति, नेताओं को दिए निर्देश। ICAR-AIRI ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य जागरूकता दिवस का किया आयोजन। राष्ट्रीय जीन बैंक ने राष्ट्र की सेवा में गौरवशाली 25 साल पूरे हुए। सिलीगुड़ी में आयोजित की गई किसान बैठक, मक्का की फसल पर हुई चर्चा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किसानों के लिए आयोजित हुआ जागरूकता अभियान। MDPI में संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में डॉक्टर रामकृष्ण वसूरिका को किया गया नियुक्त। यूपी की शुगर मिलों ने किया कारनामा, बेच दिया 5 लाख टन चीनी। SKM ने केंद्र पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, 26 नवंबर को राजभवन तक करेंगे मार्च। ट्रेड फेयर में 25 रुपए किलो बिक रहा है चावल, बना आकर्षण का केंद्र। पपीते की खेती पर बिहार में मिल रही 75% सब्सिडी, जल्द करें रजिस्ट्रेशन। बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन के लिए 5.72 हजार करोड़ रुपए करेगी निवेश। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की विद्या CG1036 किस्म की रोटियां 12 घंटे तक रहेंगी नरम। सरस आजीविका मेले का गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन, 300 सेवक समूह की महिलाओं ने लिया हिस्सा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा गोयल राम की नगरी अयोध्या में बनी वाइस चांसलर। रेल मंत्रालय ने जारी किया फरमान, कृषि कानून के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस होंगे वापस। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाने के लिए इस बार चुनाव में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग मिशन शुरू किया है और इस मिशन के तहत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुजरात के नर्मदा जिले में डेरा डाल दिया है। और इस मिशन की रूपरेखा को लेकर मंत्री पटेल ने नर्मदा जिला के भारूच सांसद मनसुख बासवा, जिला अध्यक्ष घनश्याम पटेल सहित प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गौरतलब है कि गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के आदिवासी सेक्टर में अच्छा खासा दबदबा है और पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने बीजेपी के बेल्ट में सेंधमारी की कोशिश की थी और इसी ट्राइबल पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल की तैनाती शीर्ष नेतृत्व में इशारे पर की गई है। IARI PG स्कूल और पूसा इंस्टीट्यूट लेडीज एसोसिएशन ने IARI कैंपस में स्वास्थ्य जागरूकता दिवस और स्वास्थ्य शिखर का आयोजन किया, जहां ICAR-AIRI के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने अपने भाषण के दौरान विशेषज्ञों की प्रोफाइल पर प्रकाश डाला और भारतीय हरित क्रांति में पूसा संस्थान की ऐतिहासिक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य और पोषण सुरक्षा के संबंध में संस्थान की प्रासंगिक उपलब्धियों को रेखांकित किया। डॉक्टर रेणु सिंह, अध्यक्ष पूसा इंस्टीट्यूट लेडीज एसोसिएशन, ने सदन को कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया। NBPGR पर राष्ट्रीय जीन बैंक राष्ट्र की सेवा में गौरवशाली 25 साल पूरे कर लिए हैं। जीन बैंक टीम के निदेशक डॉक्टर JP सिंह की उपस्थिति में इस अवसर का जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जीन बैंक भारत में पादप अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल संगठन है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में काम करता है। जीन बैंक एक प्रकार का बायो रिपोजिटरी है जो अनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करता है। सोनाबाड़ी रायगंज सिलीगुड़ी में TME के सोसाइटी मैनेजर डॉक्टर प्रकाश दत्ता की उपस्थिति में एक किसान बैठक आयोजित की गई, जहां उत्पाद के साथ मक्का की फसल पर चर्चा की गई और साथ ही युटोरी, अटारी, हेमित्सु, अनिकी और इगोहो नाम के उत्पाद की प्रदर्शनी भी किसान के सामने की गई। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 115 किसान शामिल रहे। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर A. कुमार और विद्युत मंत्रालय के बायोमास के मिशन डायरेक्टर सुदीप नाग ने समर्थ मिशन के अंतर्गत किसानों के लिए बक्सर में थर्मल पावर प्लांट में बायोमास पैलेट के उपयोग पर जागरूकता अभियान को आयोजित किया, जहां किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण वसूरिका को कृषि MDPI में संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां वे फसल उत्पादन अनुभाग, फार्म पशु उत्पादन अनुभाग, जीनोटाइप मूल्यांकन और प्रजनन अनुभाग, फसल सुरक्षा, रोग कीट और खरपतवार धारा, कृषि प्रणाली और प्रबंधन अनुभाग, कृषि मिट्टी अनुभाग और कृषि जल प्रबंधन अनुभाग में अपनी सेवाएं देंगे। उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक राज्य है। समुद्र मार्ग से व्यापार करने के लिए यहाँ के व्यापारियों को दूसरे राज्यों में स्थित बंदरगाहों का सहारा लेना पड़ता है और इसके बावजूद यहाँ की चीनी मिलों ने मजबूत वैश्विक कीमतों के बीच अपने निर्यात कोटा में से करीब 5 लाख टन चीनी 2500 से 4000 रुपए प्रति टन के प्रीमियम यानी ऊंचे मूल्य पर बेची है। 5 नवंबर को घोषित वर्ष 2022 और 23 की चीनी निर्यात नीति में 31 मई तक कोटा के आधार पर 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई थी।
चीनी मिलों को खुद से या निर्यातकों के माध्यम से निर्यात करने या किसी अन्य मिल के घरेलू बिक्री कोटा के साथ अदला बदली करने की अनुमति थी। दरअसल उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थित चीनी मिलों के पास निर्यात के लिए कोई बंदरगाह नहीं है और वे किसी और बंदरगाह से निर्यात करना चाहें भी तो उसमें परिवहन की भारी लागत आती है। उदाहरण के लिए बंदरगाहों तक चीनी ले जाने की औसत परिवहन लागत महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में लगभग 1000 रुपए प्रति टन है, जो उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों को प्रति टन 2200 रुपए यानी दोगुनी से भी अधिक बैठती है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे राजभवन के लिए मार्च करेंगे। उसने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा और जिसके तहत राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 19 नवंबर को ही केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के चलते तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया था। ऐसे में किसान 19 नवंबर को फतेह दिवस या विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं एसकेएम नेता दर्शन पाल ने कहा है कि 1 से 11 दिसंबर तक सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कार्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से ही ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है। अपनी अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी करने के लिए लोग यहां दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर काला नमक राइस लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये शुगर फ्री राइस है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो काला नमक राइस 2100 रुपए किलो की कीमत से बिकता है, जबकि अमेरिका में जाते ही ये 2500 रुपए किलो हो जाता है। बिहार सरकार पपीते की खेती को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए 75% तक अनुदान दे रही है। ऐसे में पपीते की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार प्रदेश में फलदार वृक्षों की खेती को बढ़ावा देना चाहती है और यही वजह है कि वह पपीते सहित कई फलदार वृक्षों की खेती पर सब्सिडी दे रही है। दरअसल राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार में पपीते की खेती करने वाले किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और साथ ही इन किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हो रहा है। 17 नवंबर को अफ्रीकी देश के नैरोबी विश्वविद्यालय और अफ्रीका.com ने अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन में नवाचार विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में नैरोबी के 500 छात्र शामिल हुए। साथ ही वर्चुअल मोड में अफ्रीका सहित दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस सम्मेलन से जुड़े। दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके अफ्रीकन जर्नलिस्ट उडुआक अमीमो ने दुनिया भर में नैरोबी से लाइव चर्चा का संचालन किया। वर्चुअल दर्शकों की मेजबानी अफ्रीका.com की अध्यक्ष टेरेसा क्लॉक ने की। ये चर्चा अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, बीमारियों के उपचार, खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित रही। तो वहीं वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की खास किस्म जिसका नाम CG1036 है, जिसे हाल ही में छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। खास बात तो यह है कि यह किस्म कम पानी वाले गेहूं की किस्म है और गेहूं की विद्या CG1036 किस्म को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कोटा, तो वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश के झांसी और उदयपुर में खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो अमूमन गेहूं की खेती के लिए 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन इस किस्म में केवल 3 सिंचाइयों की ही आवश्यकता होती है। गेहूं की यह किस्म बुवाई के 114 दिनों के बाद पककर तैयार हो जाती है। सरस आजीविका 2022 के मेले में पूरे देश से लगभग 300 सेवक समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया है। इनको प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मेले का उद्घाटन किया, जहां कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। आपको बता दें कि इस मेले के दौरान उन स्वयं सेवक समूह को बाजार देने का प्रयास किया गया जो हर घर में अपनी आजीविका के संसाधनों के माध्यम से आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 नवंबर तक ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है, जहां लगभग 2500 घरेलू विदेशी प्रोडक्ट की प्रदर्शनी की जा रही है, जिसमें ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के एग्जीबिटर्स शामिल हैं। आपको बता दें कि यहाँ भी कृषि जागरण की टीम मौजूद रही। और पहली बार आपने सुना IT सेक्टर में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न स्टार्टअप आज पूरे दुनिया में, आज चाइना 11 यूनिकॉर्न बना, इंडिया 13 बना, तो ये आ रहा है। और आज हम आजीविका में भी आने वाले दिन में स्टार्टअप लॉन्च करेंगे। उसके लिए आवेदन मांगना शुरू किया है। अभी लगभग 60,000 के लगभग में आवेदन आया है। जब ये सारे आवेदन आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में पूरे दुनिया में एक नई क्रांति आएगा स्टार्टअप का, और मुझे पूरा विश्वास है
भारत की इकोनॉमी में इन महिलाओं का, इन दीदियों का, एसएचजी ग्रुप की दीदियों का बहुत बड़ा। बहुत सारे जाने आने का खर्च मिल जाता है, खाने के लिए, रहने के लिए सब सुविधा मिलती है। और जो बेचते हैं ना, उसके फायदा जो होता है वो हमारा ग्रुप के होता है। ग्रुप के लोग जैसे महिला काम करो से के बाद से घर बैठे बैठे बोर हो जाता है, टीवी देखने के बाद ये सब काम करते थे तो महीने 8,000 10,000 कमा लेते हैं महीने का। तो कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? हमारे 180 महिला है हमारे ग्रुप में। हाँ, पहले 10 ग्रुप महिला के एक ग्रुप था, अभी प्रोडक्शन ग्रुप बन गया है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्शन कंपनी हो रहा है, तो हमारे प्रोडक्शन कंपनी के जगह प्रोडक्शन ग्रुप है, कंपनी होने वाला है। लेकिन 180 महिला काम कर रहे हैं गांव में, वो सब बना रहे हैं। ये सब घर बैठे के रसोई के बाद में जो भी टाइम मिलता है ये सब सामान बनाते हैं वो लोग। ये हम अभी शुरू किए हैं रॉ ब्लैक पेपर, जो कि हमारा बहुत डिमांड चल रहा है अभी। तो मेरा उम्मीद क्या है कि आगे भी आपके थ्रू से थोड़ा अच्छा रहे। ये प्रोडक्ट हमारा नया शुरू कर रहे हैं, सक्सेस हो जाए। काली मिर्च का है, है, पूरा प्योर प्रोडक्ट है ये। तो ये भी नेचुरल फार्मिंग से नेचुरल पूरा मतलब ये हमें कुछ मिलावट नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम से तरीके से उगाया करते है। हैं। ठीक। और ये आपका ब्लैक राइस भी आपने ऑर्गेनिक तरीके से? ये भी ब्लैक राइस है, ये पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम से करते हैं, कुछ मिलावट नहीं करते जी। जो अभी तो करते हैं ना, क्या फर्टिलाइजर ये सब मिलाते हैं, हम कुछ नहीं मिलाते हैं, केमिकल थोड़ा भी यूज नहीं करते। गाँव में कोई प्रोडक्ट अगर कोई बनाता है तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए तो हम लोग गवर्नमेंट के साइड से क्या किया जाता है ना, उनको एक इनिशियल ग्रांट जो कि 2.4 लाख का इनिशियल ग्रांट दिया जाता है उन लोगों को। एंड उन लोगों को कैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग होगा, कैसे उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल में जाके पहुंचेगा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। एंड उनका प्रोडक्ट का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट कैसे लोगों के पास पहुंचेगा। एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और भी जो भी मार्केटिंग के प्रोसेस रहते हैं उनके सहायता से कैसे उन लोगों के पास गांव का प्रोडक्ट जो रूरल प्रोडक्ट है जो पहुंच सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमारा ध्यान देता है। तो वहीं केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई तरह की नई योजनाएं चला रही है। समय समय पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पुरस्कार भी वितरण करती है और इस कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष पहल की गई है, जिसमें किसान एक सेल्फी भेजकर 11,000 रुपए का इनाम जीत सकते हैं। भारत सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है और इसके लिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। योजना के तहत विजेता किसान को 11,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले किसान को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा गोयल को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का वाइस चांसलर नियुक्त किया है। डॉक्टर प्रतिभा की जन्मभूमि पटियाला है और कर्मभूमि लुधियाना है। अब वे श्री राम की नगरी अयोध्या में जिम्मेदारी संभालेंगी। नियुक्ति के बाद डॉक्टर प्रतिभा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता रोजगार मुक्त शिक्षा को प्रोत्साहन करना है, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके और इससे देश की युवा पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो सके और वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। रेल मंत्रालय ने नए कृषि कानूनों के विरोध में 378 दिन चले आंदोलन में रेलवे ट्रैक को बाधित करने के आरोप में 163 लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन के दौरान अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। रेल संचालन उत्तर रेलवे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। लाखों रेल टिकट रद्द कर दिए गए, यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालगाड़ी से माल ढुलाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रेलवे सुरक्षा बल ने इन मुकदमों में किसान नेताओं को आरोपित ठहराया था, लेकिन किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो वहीं देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, वहीं राजस्थान के भी कुछ हिस्सों के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट देखी जा सकती है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारतीय कपास किस किस्म के होते हैं, और आपके ऑप्शन है नंबर 1 लंबे रेशे के, नंबर 2 मध्य रेशे के, नंबर 3 छोटे रेशे के और नंबर 4 सभी किस्म के। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर
8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।